हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, जो कि एक नया चैप्टर के रूप में है। अल्टरनेटिंग करंट में हमें पढ़ना क्या है कि किसी भी कॉइल में करंट कैसे जनरेट होता है, करंट जनरेट होने का क्या प्रिंसिपल है, उस चीज़ को देखेंगे। और कि जो भी करंट जनरेट होता है उसके अमाउंट से भी रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे कि उसका अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट कब दे सकता है, मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने भी पढ़ चुका है, क्लास 10th में भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, ये बात जानते हैं हम लोग। इसमें भी डायरेक्ट करंट जनरेटर होता है और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है। डायरेक्ट करंट वाले में क्या होता है कि वह डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट वाले में एसी करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमें अब जो पढ़ना है वह पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले करंट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को डीसी लिखा रहता है और अल्टरनेटिंग करंट को एसी लिखा रहता है। डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं? If the magnitude and direction of the current does not vary with time, अगर टाइम के साथ किसी भी करंट का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। इट इज़ सेड टू बी डायरेक्ट करंट। सेल, बैटरी और डीसी डायनेमो आर इट्स सोर्सेज। सोर्स कहने का मतलब कि यह करंट जनरेट कहाँ से होता है, तो सेल, जो हम लोग सेल देखते हैं, जो बैटरी देखते हैं, उससे डीसी करंट जनरेट होता है। और हमारे घर में जो वायरिंग हुआ है या जो भी डोमेस्टिक वायरिंग होता है वह अल्टरनेटिंग करंट है, जिससे हम लोगों का फ़ैन बल्ब जो चल रहा है रेगुलरली, वह क्या है, क्लास में जो चल रहे हैं फ़ैन बल्ब, वो सब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए रजिस्टर और इन एनी अदर एलिमेंट चेंजेज अल्टरनेटिवली, द करंट इज़ कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जब किसी रेजिस्टेंस से या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से पास होने वाले करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है तो वह उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज साइनूसॉइडली। साइनूसॉइडली कहने का मतलब होता है कि साइन का ग्राफ जिस ढंग से वेरी करता है उस ढंग का अल्टरनेटिंग करंट भी वेरी करता है विथ टाइम। सच ए करंट इज़ गिवन बाई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्चुअली फाई जो क्या है वो फेज है, ओमेगा टी क्या है कि टाइम के साथ वह किस तरह से चेंज करता है। ये भी आगे आएगा जब हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ेंगे, एसी जनरेटर पढ़ेंगे, तो उसमें बता देंगे कि ओमेगा जो है वह एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है उस कॉइल का रोटेट करने का, कि क्या स्पीड है। कॉइल जब रोटेट करता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा करंट कितना जनरेट होगा, मैक्सिमम करंट क्या होगा, या किस टाइम में कितना ज़्यादा करंट होने का चांसेस है, या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। साइनूसॉइडल ग्राफ जो दिख रहा है यह साइनूसॉइडल ग्राफ है, यह वेरी करता है इस ढंग से। अब हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी चीज़ों का टाइम पीरियड क्या होता है कि जब वह अपने ही पाथ को रिपीट करता है या अपने वैल्यू को रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। द करंट रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर इच इंटरवल ऑफ टाइम t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। क्योंकि वह ओमेगा एंगल जो है, ओमेगा जो है वो उसका स्पीड है, तो ओमेगा स्पीड है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई बाई ओमेगा, यह स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो उसको t टाइम लगता है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब टाइम पीरियड क्या है कि जो करंट जो है वो रिपीट करता है अपने वैल्यू को, क्योंकि ये तो वैल्यू चेंज हो रहा था, तो वह अपने वैल्यू को फिर से रिपीट करता है जिस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। द करंट इज पॉजिटिव फॉर हाफ द टाइम पीरियड एंड इज निगेटिव फॉर द रिमेनिंग हाफ पीरियड। मतलब पूरे एक साइकिल में करंट जो होता है, जैसे साइनूसॉइडल ग्राफ होता है ऊपर नीचे की तरफ होता है, तो पूरा एक साइकिल होने में हाफ टाइम पीरियड तक के वह पॉजिटिव करंट शो करता है और हाफ टाइम पीरियड तक के निगेटिव शो करता है। उसके बाद है पीक करंट और करंट एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पीक करंट कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आई नॉट। क्या है, आई नॉट, विच इज़ कॉल्ड द पीक करंट और द करंट एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम करंट कहते हैं।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीक करंट कहते हैं या फिर करंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। वैसे भी अगर एम्पलीट्यूड का डिफिनीशन याद होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है फ्रॉम जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से। तो यहाँ पे क्या है, करंट एम्पलीट्यूड उसी नाम से आया है। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया कि मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आई नॉट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से मैक्सिमम करंट को, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीक करंट कहते हैं। मतलब मैक्सिमम करंट को पीक करंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कोई भी डिवाइस हो सकता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। देखो इसमें क्या कहा गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्टेट कंडक्टर को मूव कराते हैं, सिर्फ मूव कराना है, मेरा काम है मूव कराना, तो मूव कराने के लिए एक फोर्स लगेगा, यानी कि वहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी खर्च किया। तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही खर्च होता है तो उस वायर में करंट डेवलप होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में यह वायर मूव करता है तो उस कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, करंट जनरेट होता है, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोगों ने जनरेटर का डिज़ाइन किया है। इससे पहले पढ़ाए थे मोशनल ईएमएफ, याद होगा। मोशनल ईएमएफ क्या था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव कराया जाता था तो उस कंडक्टर में करंट डेवलप होता था, वही प्रिंसिपल जनरेटर में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसमें से एक होता है डीसी करंट जनरेटर मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर, और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट which reverses its direction continuously. AC generator is also known as an alternator। मतलब एसी जनरेटर जो होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, वह क्या करता है, जो भी करंट प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली रिवर्स होते रहता है, मतलब हमेशा बदलते हुए रहता है। इसका दूसरा नाम भी होता है अल्टरनेटर, इसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक ए मैग्नेट, दूसरा एन आर्मेचर विथ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। मतलब इसमें 3 पार्ट हो गया, एक कि हमें मैग्नेट होना ही चाहिए, दूसरा आर्मेचर होना चाहिए, और तीसरा स्लिप रिंग्स होना चाहिए, साथ में ब्रश भी होना चाहिए। हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। प्रिंसिपल पहले ही जान लिए हैं कि प्रिंसिपल किस ढंग का होता है, प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराया जाता है तो उस कंडक्टर पे करंट डेवलप होता है। ये एक शॉर्ट तरीका है डायग्राम बनाने का, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ लिया गया है, इस वायर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ लिया गया है। अगर हम इसे ए, बी, सी और डी, हम चाहे तो इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉइल के आर्म्स को। ठीक, इसमें 2 स्लिप रिंग लिया गया है, यह है रिंग R1 और R2, जिसमें 2 ब्रश है B1 और B2, 2 ब्रश को भी लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो अगर AB को नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कराते हैं तो यह जो होगा CD या ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मतलब कॉइल जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे है, तो रेक्टेंगल शेप का है। यह क्या करेगा, जैसे ही ये कॉइल, ये आर्म नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये आर्म ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब मेरा जो कॉइल दिख रहा है वो इस ढंग का है और ये ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, तो ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो मूव करने से क्या होता है, इसमें करंट डेवलप होता है, और करंट डेवलप जो होता है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या कहा जाता है कि जो मेरा 4 फिंगर होता है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और थंब जो होता है वह किसके डायरेक्शन में होता है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है या फिर मोशन के डायरेक्शन में होता है। तब जा कर के जो मेरा मिडिल फिंगर होता है वह करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम AB वायर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मेरा क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे हैं, ये मेरा क्या है फोर्स है, तो हम इसे डाउनवर्ड किए। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यह क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। इस वायर में, ए बी वायर में बी टू ए करंट फ्लो होगा, ठीक। उसी तरह सी टू डी में क्या होगा, अपवर्ड फ्लो होगा, मतलब डी टू सी करंट जाएगा। तो यह क्या हो गया, मुझे करंट का डायरेक्शन पता चल गया कॉइल में। अब यह सर्किट कंप्लीट कैसे हो पाता है, तो यहाँ से जो ए बी करंट जो आया वो ऐसे आया, बी से ए आया, फिर ये करंट किससे कनेक्ट था, रिंग 1 से। यह रिंग 1 से आ गया आउटर सर्किट में, गैल्वेनोमीटर में करंट शो किया, ठीक। और ये सर्किट क्लोज है, जिसकी वजह से यह B2 ब्रश को टच करते हुए कहाँ गया, R2 के पास, और R2 रिंग इस CD आर्म से कनेक्ट है। फिर इसमें करंट क्या हो गया, इसमें बाहर की तरफ निकल रहा था और इसमें करंट फिर अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एक सर्किट को कंप्लीट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेट का क्या काम होता है, इट मे बी परमानेंट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें दोनों टाइप का मैग्नेट यूज कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द फेस ऑफ द पोल्स, मतलब जो पोल लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उस दोनों पोल के बीच एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो मैग्नेट का काम होता है क्या, कि उस कॉइल के बीचों बीच में हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद आर्मेचर क्या है, तो यह कॉइल है, तो इट इज़ ए कॉइल जनरली बाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब यह क्या है, कॉइल है। आर्मेचर क्या है, कॉइल है, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया होता है। द कोर इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन। अब सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यह क्या करता है, खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का कोशिश करता है, और दूसरा चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये खुद मैग्नेटाइज होने का कोशिश करता है। द टू इंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू स्लिप रिंग्स R1 एंड R2, मतलब जो मेरा स्लिप रिंग है R1 और R2, उससे क्या होता है, कोई भी कॉइल जो हम लिए थे उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो कॉइल बनाए थे, उसका दोनों इंड कनेक्ट होता है, एक R1 से और दूसरा R2 से। द कॉइल टुगेदर विथ द रिंग्स, मतलब कॉइल जो होता है वह रिंग्स के साथ कंसीडर करते हैं, कैन रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वह मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, रोटेट करता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, जो भी कॉइल होगा उसी पे एक्सिस होता है। जैसे ये एक पेज जो है पूरा एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये पेन रख दिए तो पेन क्या है, उसी सरफेस पे है, तो उसी प्लेन में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, बट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से होता है जैसे अभी पेन रखा हुआ है, जबकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो इस ढंग का रहता है, इसके अक्रॉस वो मूव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग का होता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो वर्टिकल होगा। अब कार्बन ब्रश का क्या काम होता है, टू ग्रेफाइट ब्रशेज B1 एंड B2 परमानेंटली टचेज द स्लिप रिंग्स, मतलब दोनों जो रिंग होते हैं स्लिप रिंग जो मूव करते रहते हैं उस कॉइल के साथ, उसको ये क्या करते हैं, टच करते हैं। टच करने से क्या होता है कि कनेक्शन कंटिन्यू रहता है, और दूसरा चीज़ कि उस वायर के, उस रिंग के साथ वायर जो होता है वो बाउंड नहीं हो पाता, मतलब लपटा करके टूटता नहीं है। उसके लिए इस ढंग का रहता है कि ये मेरा रिंग है जो कि रोटेट कर रहा है, अगर इसमें हम किसी चीज़ को फिक्स कर दे वायर को, एक्सटर्नल वायर को, और इसको रोटेट करा दे तो वायर क्या होगा, इस पर लपेटना शुरू कर देगा और ये टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रश का यूज करते हैं, ये ब्रश इस पर टच किया हुआ, अब ये टच किया हुआ तो इसको इसके साथ कंटिन्यू रहेगा, और ये कितना भी मूव करे लेकिन ये टूट नहीं सकता है, इसलिए स्लिप रिंग और ब्रश का यूज किया जाता है। तो टू ग्रेफाइट ब्रशेज B1 एंड B2 परमानेंटली टचेज द स्लिप रिंग्स, हमेशा लगातार स्लिप रिंग को टच में रहता है। एज द अल्टरनेटर रोटेट्स द स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 स्लिप अगेंस्ट द ब्रशेज, मतलब जैसे ही कॉइल रोटेट करता है, आर्मेचर रोटेट करता है, तो जो स्लिप रिंग होता है वह ब्रश B1 और B2 के साथ क्या करता है, वह रोटेट करने लगता है, मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब वो वहीं पे रहता है और वो ब्रश ये कॉइल जो होता है वो क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है।
सो दैट द कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड ऑल द टाइम, और कॉन्टैक्ट क्या रहता है, हमेशा बना हुआ रहता है। द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। जो हमारे भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वह 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है कि वह कितनी बार रिपीट करता है एक सेकेंड के अंदर। तो एक सेकेंड के अंदर वह 100 बार रिपीट करता है अपने पाथ को, अपने वैल्यू को, ठीक है। द करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन 2 × 50 टाइम्स 100 टाइम्स, क्योंकि एक ही बार में वो 2 बार रिपीट करता है, ठीक है, 2 बार डायरेक्शन चेंज कर लेता है। एक साइकिल जब तक कंप्लीट होगा तब तक वो क्या करता है, जैसे देखो यहाँ से ऐसे चला, फिर यहाँ पे आकर के फिर वो रोटेट किया, मतलब ये क्या करता है, एक साइकिल में 2 बार रिवर्स होता है। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल 50 साइकिल है, दैट मीन्स कि 50 हर्ट्ज है, यह इतना साइकिल कंप्लीट किया है एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में 50 साइकिल है, मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब 50 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी का करंट जनरेट होता है। जबकि उस करंट में जो डायरेक्शन चेंज होता है, उस कॉइल में जो डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, वह एक बार में, एक साइकिल में 2 बार चेंज होता है। तो टोटल 50 साइकिल में कितना बार चेंज होगा, 100 टाइम्स चेंज होगा। दैट इज द AC करंट रिवर्सेज इस डायरेक्शन 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वह 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो सोच सकते हो कि कितना जल्दी वो चेंज करता है कि एक सेकेंड के अंदर 100 बार चेंज कर लेता है। जबकि 2 बार जब चेंज करता है तो वह एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो टोटल ओवरऑल 50 हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी वाले हर्ट्ज का करंट जनरेट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछा जाता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का, 50 हर्ट्ज। वह एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। जबकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि AC जो भी अल्टरनेटिंग करंट है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, जबकि DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव देखने को भी मिल जाएगा और पूछा भी गया है।